और वेदी स्कूल से वापस आए, वेदिका तो मेंढी मौसी के पास बैठ गई थी और हम रूम में चले गए थे ड्रेस चेंज करने के लिए। तो इसके बाद कुछ ऐसा हुआ था। चाचू, हम सच कह रहे हैं, हमने खुजली वाली घास वेदिका के ऊपर नहीं डाली। हम मानते हम मस्ती करते, वेदिका को परेशान करते, पर ऐसी गंदी हरकत हम सच में नहीं कर सकते। लेकिन तुमने खुजली वाली घास अपने दोस्तों के ऊपर तो डाली ना। होना ये चाहिए था, जब तुम उस खुजली वाली घास के संपर्क में आए तो अपने सारे दोस्तों को सचेत करना था। और बेटा तुम एकदम उल्टा किए, सचेत करने के बजाय उनके पीठों पे खुजली वाला घास डाल रहे हो, परेशान कर रहे हो सबको। पर चाचू, दोस्त यार में इतना तो चलता है। कई संस्कार सिखाते हैं तुमको हमारा परिवार में। कहाँ सीख रहे हैं भैया स्कूल जाके? देखो वीरू बेटा, आज हम आपको संदेह का लाभ देते हुए छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायत का मौका हमको नहीं मिलना चाहिए। क्या समझे? अरे कहा समझे? जी पापा, समझ गए। गुड। ऐसे शिवानी जी, आप बताइए आपका दिन कैसा गया? आज जब हमारे दर्शकों के मेल और मैसेज में शॉर्टलिस्ट कर रही थी, तब हमारा परिवार की इतनी प्रशंसा हुई है ना। जब हम लोग मिलकर मेल और मैसेजेस पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए इसी बात में प्रथम जी, अब आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था? मेरा दिन तो आज सुकून भरा था। वो क्या है कि आज सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं निकल गया गंगा किनारे मेडिटेशन करने के लिए। वाकई में इतना सुकून मिला है, अब तो मैं सोचता हूँ कि रोज सुबह जाके गंगा किनारे बैठूं और मेडिटेशन करूं। उससे क्या है कि मेरे नुक्कड़ नाटक में जो बड़े बड़े डायलॉग होते हैं ना, वो बोलने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। नेता जी, आप बताइए आपका दिन कैसा गया? अरे आज का दिन तो बढ़िया था भैया। आज भोरे भोरे उठे और मस्त दबा के किए व्यायाम। अरे मोटरसाइकिल को चमकाए धो धो के आओ, फिर निकले फटाफट से यूनिवर्सिटी। अरे वो कहा बाउंड्री वाल ना दीवार जोड़ाई कराना था, 3-4 दीवार बाकी था, वो सब कराए फटाफट से। तुरंत यूनिवर्सिटी से आए घर और फिर बैठ गए पढ़ने। तो आज का दिन मस्त था हमारा। ओके बाबू, फोनवा दो। ये लीजिए बाबा। साक्षी जी को फोन करके बोल देते हैं कि आप सच फाउंडेशन से ही आज के प्यारे जी टीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज। क्या बात है प्रथम बाबू? कुछ नहीं विजय जी, सब ठीक। ठीक तो नहीं लग रहा है। जीजू मैं बताती हूँ। प्रथम जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। विश्वासघात? तो हुआ यूं कि जब ये मुंबई में रहते थे, जब ये अपनी थिएटर प्रैक्टिस करते थे, तो वहां इनकी मुलाकात हुई शिवाय से। शिवाय उस समय बड़े बड़े सपने देख रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर बनने के, और उनकी आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, काफी स्ट्रगल कर रहे। तो प्रथम जी ने उनकी बहुत मदद की, रहना खाना सब कुछ किया, यहाँ तक कि 3 साल तक जीजू ने भाड़ा भी नहीं लिया। अब शिवाय काफी नामी कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। उनके पास एक प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने कहा कि प्रथम का नंबर दीजिए, एक बहुत अच्छा रोल है जिसमें प्रथम बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब शिवाय ने क्या किया, उन प्रोड्यूसर को बोला कि आप प्रथम को छोड़िए, मेरे पास एक अच्छा इंसान है जिस रोल में बिल्कुल फिट बैठेगा, आप इस इंसान को लीजिए। अब वो इंसान सेलेक्ट हो गया। अब एक मनोज है, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे प्रथम जी का संपर्क हुआ। तो उन्होंने प्रथम जी से पूछा कि प्रथम जी आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? अब ये आश्चर्यचकित, इनको पता ही नहीं कि बात क्या है। उन्होंने बोला मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ा है, मैं सिर्फ काशी शिफ्ट हो गया हूँ, पर मेरे थिएटर प्रैक्टिसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या? पर जब शिवाय को प्रोड्यूसर ने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने एक्टिंग छोड़ दी है। फिर उन्होंने शिवाय वाली पूरी कहानी बताई कि शिवाय ने कैसे ने धोखा दिया है। अब यही है कि प्रथम जी को लग रहा है कि शिवाय इतना अच्छा दोस्त होने के बाद इनके साथ विश्वासघात किया। महाराज, इतनी सी छोटी बात के लिए आप अपना मूड खराब कर लीजिए। नहीं विजय भैया, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और शिवाय से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए बुरा लग रहा है मुझे। कहा है ना कि आपने एक अच्छे नियत भाव से शिवाय की मदद की, और कहते हैं ना कि जिसका नियत अच्छा होता है ना प्रथम बाबू, उसके लिए भगवान खड़ा रहता है हमेशा। हो सकता है महाराज इससे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लिखा होगा आपके भाग्य में। मूड खराब मत कीजिए, ये लीजिए चाय पीजिए, मूड से कीजिए महाराज। नहीं ठीक है। अरे पीजिए महाराज, मूड ठीक कीजिए। शिवानी, हम तुम्हारे स्वामी जी को सुनाते एक बढ़िया कहानी, हो सकता है कि कहानी सुनकर इनका जो है मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। और हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, वो बाबा भारती और एक घोड़े की मित्रता की। माँ को अपने बेटे को देखकर, किसान को अपने खेतों में लहलाती फसलों को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आता था। भगवान की पूजा अर्चना से जो समय बचता, वो समय बाबा भारती अपने घोड़े के साथ बिताया करते थे। सुल्तान जैसा शानदार घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। सुल्तान की कीर्ति उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई।
एक दिन दोपहर को खड़क सिंह बाबा भारती के पास जा पहुंचा। उसे आया देख गांव वाले भयभीत हो गए। माताओं ने अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लिया। धनी लोग अपनी धन दौलत छुपाने में लगे। पर बाबा भारती ने खड़क सिंह का स्वागत करते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती भी प्रसन्न हो गए। अस्तबल ले जाकर उन्होंने खड़क सिंह को अपना घोड़ा दिखाया। डाकू खड़क सिंह ने सैकड़ों घोड़े देखे थे, पर सुल्तान की बात ही कुछ और थी। ऐसा शानदार बांका घोड़ा कभी देखना तो दूर, उसने सुना भी नहीं था। सुल्तान को देखने के बाद खड़क सिंह ईर्ष्या से जल उठा। उसे लगा कि ये घोड़ा इस फकीर के पास नहीं, दस्यु सरगना खड़क सिंह के पास होना चाहिए। उसने जाते जाते कहा, बाबा भारती, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। कुख्यात डाकू खड़क सिंह के बाद से बाबा भारती डर गए। वे सचमुच सुल्तान से प्रेम करते थे, उसे अपने बच्चे जैसा मानते थे। उनकी रातों की नींद खत्म हो गई। रात रात भर वे अस्तबल में जाकर पहरा देते, पर लंबा समय बीत गया, खड़क सिंह नहीं आया। बाबा भारती भी असावधान हो गए। एक दिन शाम के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी किसी ने उनको पुकारा, ओ बाबा, इस गरीब की फरियाद भी सुनते जाओ। बाबा ने लगाम खींच दी। देखा एक अपाहिज सड़क के किनारे बुरी तरह कराह रहा है। बाबा भारती ने जब उससे पूछा, क्या बात है? तो उस अपाहिज ने कहा, मुझ पर दया करो बाबा, मुझे अपने घोड़े पर बैठा के रामावाला तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वहां मेरा चचेरा भाई बहुत बड़ा वैद्य है, वह मेरा इलाज कर देगा। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया और खुद सुल्तान की लगाम पकड़ के चलने लगे। अभी कुछ ही कदम दोनों साथ में चले थे कि सहसा बाबा भारती को एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गया। हंसी की आवाज से वे घबरा गए, क्योंकि सुल्तान पर कोई अपाहिज नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार खड़क सिंह सवार था।